प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल सुबह 11 बजे होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि वो इसमें शिरकत करेंगे और इसके लिए 14 रहनुमाओं के नाम भी जारी कर दिए हैं। 14 रुकनी वफ्द इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करने जा रहा है। इससे पहले ये बहस हो रही थी कि क्या PTI इस अहम तरीन इजलास में जाएगी या नहीं जाएगी, और PTI की तरफ से भी इंडिया तो दिया गया था कि वो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ कहा गया था कि वो खान साहब से मुशावरत भी करेंगे। लेकिन बहरहाल अब फैसला हो गया है और वो इस इजलास में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने कल और परसों जो गुफ्तगू की है, कल खासतौर पर मीडिया से जो बात करते हुए उन्होंने अलायंस के हवाले से भी बात की और कहा कि हम अपना एक इजलास बुला रहे हैं और उस इजलास में फिर फैसला करेंगे कि इत्तेबा तहरीक चलानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस किस तरह से बनाना है। इन तमाम मामलों पर अभी वो गौर करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा एक 2-3 और छोटे छोटे मामलात हैं, इनफैक्ट छोटे छोटे नहीं हैं, वो बड़े बड़े मामलात हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं है। मसलन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लगाया जाना है, उस पर अपोजिशन लीडर ने एक ख़त लिखा हुआ था स्पीकर कौमी असम्बली को, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दे दिया है कि भाई पार्लिमानी कमेटी अभी इस सिलसिले में नहीं बनाई जा सकती। PTI का इस बारे में क्या कहना है, इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तेहाद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शेख साहब बहुत शुक्रिया, बिलाखिर आपने फैसला कर लिया कि कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जा रहे हैं। 14 रुकनी जो वफ्द है उसके नाम भी हमारे सामने आ गए हैं। क्या इस सिलसिले में इमरान खान से मुशावरत हो गई है या PTI ने बहरहाल ये फैसला किया कि चूंकि उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा तो हम खुद फैसला कर लेते हैं? देखिए, मुलाकातें बंद की गई हैं। राब्तों के हवाले से आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमारे वकला जो है वो जदोजहद कर रहे हैं, मगर मामला जो है वो सुख्तरवी का शिकार है। तो फिर पॉलिटिकल कमेटी ने खुद ही इसका फैसला किया और मैंने सुबह जो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने उसमें ये बता दिया था कि आर पीपल आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। जी बिल्कुल, आपने ये कह दिया था, आपकी खबरें आ गई थी कि अब आप जा रहे हैं, नाम भी आ गए। तो आपने सर ये यानी जाहिर है आपकी ख्वाहिश तो यही थी कि इमरान खान से मुशावरत हो जाए, मुलाकात हो जाए, लेकिन क्या आपने हुकूमत के सामने ये ख्वाहिश रखी थी कि हम शिरकत करने या ना करने के हवाले से, या जिन लोगों को भेजना है उनके नामों के हवाले से मुशावरत करना चाहते हैं, हमारी मुलाकात कराई जाए? नहीं, इस हवाले से ऐसी कोई मुशावरत, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हमारी ये जरूर ख्वाहिश थी कि अगर APC होती है तो वो खान साहब के बगैर बेमानी होगी, बेवकत और बेनतीजा होगी। ये क्योंकि फौरी इजलास बुला लिया गया और ये सलामती के हवाले से है, दहशतगर्दी के इश्यूज हैं, तो उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के पास ये इख्तियार है खान साहब का दिया हुआ कि जब वो इन सूरत हाल में कोई ऐसा समझे तो वो फैसला ले सकते हैं खान साहब के बिहाफ पे। तो दे टुक द डिसीजन एंड आई थिंक दिस द राइट डिसीजन। स्वात का ऑपरेशन खास तौर पर तभी कामयाब हुआ था कि पूरे जो वहां के लोग थे वो इस ऑपरेशन के साथ थे, बल्कि ख्वाहिशमंद थे और चाहते थे कि ये हो। लेकिन सर बलोचिस्तान में सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। वहां पर शायद जो लीडरशिप है या वहां की सियासी जमातें हैं या मकामी क़यादत है, वो शायद नहीं चाहेंगी कि ऑपरेशन हो। डॉक्टर मालिक बलोच, अख्तर मेंगल साहब, इसके बावजूद ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, वो जरूरत तो है। वहां पर दहशत वहाँ हालात और हैं, मतलब है वहां तो दरअंदाजियां हैं, वहां इंडिया मुलविस है, अफगानिस्तान मुलविस है, और वहां या तो फिर आपकी पुलिस इतनी एक्टिव हो ना। देखे ना KP में पुलिस लड़ रही है, कल आपने करेक्टली देखा DPO खुद मौके पे पहुंचा। अब बनू में आपने देखा पुलिस लड़ रही है आगे पीछे। सो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों के शाना बचाना, पुलिस अपना रहते हुए वसाइल में जो कुछ कर सकती है KP में कर रही है। चाहते देख ले पुलिस वालों की, मगर बलोचिस्तान में तो पुलिस की आपको कोई चीज नजर ही नहीं आती। पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिवाय बयाना देने दे तो उसको कर देंगे, दौड़ जाते नहीं। कोई इस्लामाबाद बैठा है, कोई पीछे बैठा है। सो जहां पे आपने हर चीज ऑलरेडी जो है वो अपने हाथ खड़े कर दी है, सियासतदानों ने भी उससे नहीं निकलते आगे। तो मैं ये समझता हूं कि उस पर अगर ऑपरेशन नागुजीर है और वो करना है और हो रहा है, जहां पे ट्रेनें अगवा हो रही हैं, जहां पे बसों में धमाके हो रहे हैं, जहां हमारे जवानों को जो है वो बम धमाकों में टारगेट किया जा रहा है, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, वो ऑपरेशन बनता है और वहां होना चाहिए। बट अगेन हम कहेंगे कि आप उससे उनके जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाएं, उनसे कंसेंसस डेवलप करें कि अल्लाह के बंदो, तुम्हारी जमीन है, तुम्हारे लोग हैं, गरीब आदमी है, फिर जो जवान उनकी हिफाजत कर रहे हैं वो शहीद हो रहे हैं, कोई होश से ना खुल लो भाई, या आप कर लो या किसी को करने दो, या एज ए पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी पुलिस को तकड़ा करें और सीधे हो जाए दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी खत्म करें वहां से। जैसे यहाँ पे KP वाले जो है वो खुद सीधे हुए खड़े, ठीक है जी। और अगर आप ये नहीं करते तो फिर किसी को तो करने दो ना, मुल्क तो सबका है।
सही है, लेकिन सर ऐसी इन हालात में आपको ताना मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों की सिंपैथाइजर है, बल्कि कल नारोवाल में एहसन इकबाल साहब ने खिताब करते हुए कहा कि यही लोग इनको बसाने वाले हैं, दोबारा लाकर एक्टिव करने वाले हैं और उसका नतीजा पाकिस्तान में आज भुगत रहा है। तो आपकी पॉलिसी को हुकूमत एक और अंदाज में तनकीद का निशाना बना रही है। हुकूमत इससे क्रेडिबिलिटी कोई नहीं जे। हुकूमत ना बड़ी निकम्मी किस्म की हुकूमत है, इंस्टॉल्ड है, जाली है, फॉर्म 47 की है, और खसूसन ये जो एहसन इकबाल की पार्टी है, ये वही पार्टी है जिसने कर्नल सिपाही साहबा के चीफ को लेके इनका लॉ मिनिस्टर पंजाब के जिले जिले में फिरता, उसके साथ जलसे करता था और वोट मांगता था, अपनी अलाइंसेस बनाई हुई थी, ये उनको डेवलपमेंट फंड देते थे दहशतगर्द तंजीमों को, जिन पे उनके नाम और इनके नाम इकट्ठे लिखे जाते थे। मेरे पास कई जिले हैं जहां पे मिसालें मौजूद हैं। उनको अभी भी इलेक्शन लड़ाए गए हैं तो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां, 4 शेड्यूल के लोगों को पुलिस के गार्ड दिए जाते हैं पंजाब में, यहां नहीं दिए जाते केपी में। ठीक है, तो कहने का ये मकसद है कि ये लोग खुद क्योंकि दहशतगर्दों के सिंपैथाइजर नहीं बल्कि एलाइज रहे हैं, ये नून लीग वाले रहे हैं, इनकी आप देख लें उसामा बिन लादेन से वो पैसों वाली एपिसोड देख ले तो गल्ला मुकदी है नहीं जे इन्होंने 12 तक अलग प्रोग्राम करिए। तो सही है, तो ये आज ये अपने आप को समझते हैं कि ऐसी कहानी सुनाए कि तो नैरेटिव तब्दील हो। भाई नैरेटिव एक तब्दील नहीं होता, तुम लोगों की क्रेडिबिलिटी नहीं है, तुम लोग जो बात मुंह से निकालते हो बंदे कहते हैं चैनल चेंज करो थे। तो ये तमाशा छोड़ो, हम दहशतगर्दी के खिलाफ थे, है और रहेंगे, और हम समझते हैं कि इससे डील करना चाहिए हर तरीके से। दहशतगर्द के साथ आनी हाथों से निपटे, इंतहा पसंदों के साथ इस बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स, और हमें उसको इंतहा पसंदी को कम करना है ताकि वो दहशतगर्दी में ना बदल सके। बिल्कुल सही है। शेख साहब, अभी आपने इमरान खान की पैरोल पर रिहाई के हवाले से भी एक ख्वाहिश का इजहार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इसको ना सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा कि ये तो नामुमकिन है, और बल्कि आपको राब्ता भी नहीं करने दिया इस मुशावरत। तो हुकूमत को एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि भाई ये कोई ज़रूरत नहीं है पीटीआई जो डिमांड्स कर रही है इनको, तो बल्कि अगर मिलवाया भी ना जाए, और जेल इंतजामिया ने तो बल्कि यहाँ तक किया कि जो कमीशन तो उसके लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भेजा उसको भी नहीं मिलने दिया। तो हुकूमत के कॉन्फिडेंस में तो इजाफा हो रहा है कि भाई आपकी डिमांड्स पूरी ना भी करें तो आप फिर ऑल ओके है आपके लिए। नहीं, ऑल ओके तो कुछ भी नहीं है। हमने तो कह दिया है कि कोई भी एपीसी अगर ये बुलाते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो वो खान के बगैर मेहमान नहीं होगी। अब ये जो कॉन्फ्रेंस जिसका भी जिक्र हो रहा है, ये जो सिक्योरिटी की जो कमेटी में जा रहे हैं हमारे लोग, जिस जो आपने पहले पूछा, वहां पे हम अपना मौक़िफ़ लिखेंगे। वी आर नॉट गोइंग फॉर अ कप ऑफ टी, विल टेल देम, विल शो देम देयर फेसेस, विल शो देम हाउ भयानक इनके चेहरे हैं, इनकी निकम्मेपन, उनकी जहालत की वजह से इस हुकूमत की मुल्क इस वक्त तबाही के दहाने पे आ गए। विल शो देम द मिरर इंशाल्लाह ताला, इसलिए जा रहे हैं। ठीक है शेख साहब, ये बताइए मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मेरी आपसे जब बात हुई थी दूसरे रोजे, आपने कहा कि जी दूसरा रोजा है, हाली पूरा महीना पे है, क्यों परेशान हो, ईद से पहले पहले अलायंस बन जाएगा। अब सर 15 रोजे रह गए, तो अब ये अलायंस बन रहा है या अभी मौलाना फजल रहमान गौर व खौज कर रहे हैं? जी मौलाना साहब के हवाले से देखें, बात यह है कि मौलाना साहब ने कल गुफ्तगू की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि वो बड़ी पॉजिटिव बात उन्होंने की है, और हमारे लोग उनसे मिले भी हैं, और उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि ये जो अभी मुलाकात हमारी हुई है इसमें पिछले मामलात की निस्बतन बेहतरी आई है। एंड ही हैज बीन वेरी ओपन इन सेइंग कि अगर ये जो छोटी मोटी बयानबाजी इधर उधर से होती है वो भी ये मामला खराब नहीं करेगी। तो सर इट इज बेटर, आई मीन 2 तारीख को जो मैंने बात की थी और आज जो मैं बात कर रहा हूँ, मामलात, हालात और ताल्लुकात जो है वो बेहतर हुए हैं, इस फ्यू स्टेप्स फर्दर वो आगे गए हैं। तो हम समझते हैं कि चीजें बेहतर हो रही हैं। ये बताइए सर कि मौलाना ने कुछ मुतालबात किए थे, जो भी किए थे वो मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन पीटीआई की तरफ से कहा गया था कि हम ये खान साहब से मुशावरत करेंगे, बातचीत करके फिर आपको विल गेट बैक टू यू। क्या आपने उन्हें कोई रिस्पॉन्ड किया है, उन्हें कोई जवाब दिया है मौलाना को, या अभी वो आपके जवाब के इंतजार में है? देखिए ये तो उनको जो 1-2 कंसर्न्स पे तो हमने बताया कि सब काबिल हल है। जो आपने बातें की हैं इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं जो हम डिलीवर ना कर सके। ऑब्वियसली हमारा एक सिंगल एजेंडा है कि फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए और हमें आगे बढ़ना है। उसके लिए जो उनके कंसर्न्स हैं वो सब हल करने को तैयार है, बट खान की मशावरत, खान की तरफ से तौसीक, खान साहब की इनपुट इसमें जरूरी है, ये हमारी मजबूरी है। बाकी तमाम लोग आर लकी कि दे हैव देयर लीडरशिप अवेलेबल। आवर लीडर इज इन जेल, सो वी नीड टू टॉक टू हिम। हम उसका सोल्यूशन लेके उनके पास जाएंगे। मौलाना साहब ने जो बातें की वो तो हालत सिकट ही बैठे हैं, कोई मसला नहीं। वो खान साहब तक पैगाम पहुंच गया मौलाना का?
नहीं, अभी पहुंचाएंगे ना जी, जिस दिन पहुंचाएंगे उसी दिन तो मामला हल हो जाएगा। लेकिन एक खबर ये थी कि असद कैसर साहब चूंकि खुद नहीं मिल पा रहे, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, तो उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के जरिए से भेजा है इमरान खान के लिए पैगाम, और इमरान खान ने भी उन्हीं इसी चैनल को इस्तेमाल करते हुए वापस कोई पैगाम भेजा। ये बात दुरुस्त है? राय साहब से मेरी इस मामले पे बात हुई, अभी तक तो कोई ऐसा वापसी का पैगाम नहीं आया, बट ही कीप सीइंग हिम ड्यूरिंग द कोर्ट हियरिंग्स। तो अगर वो ऐसा आएगा तो हम दे देंगे जी। हम भी चाहते हैं जल्दी जल्दी हो, ईद से पहले पहले मामला किसी पासे लगें। क्या ये दुरुस्त है कि मौलाना फजल रहमान साहब तहरीरी तौर पर आपसे कुछ चीजों पर एश्योरेंसेस चाहते हैं? और सर, कोई तहरीरी इंश्योरेंस वाली बातें ऐसे नहीं है। ऑब्वियसली जब ऐसी पार्टियां जिनमें तलखियां आ रही हों और दूरियां आ रही हों और वो आते हैं तो बैठ के अगर कुछ चीज लिख ली जाती है तो उसमें मजाका नहीं है, मगर किसी पार्टी की तरफ से कोई शर्त वर्त नहीं लिखी गई। तो क्या पीटीआई इतना बड़ा दिल करने के लिए तैयार है कि आइंदा का जो भी मुस्तकबिल में सियासी मंजरनामा हो या जिस तरह से भी इलेक्शन हो, वो कुछ सीटों पर मौलाना फजल रहमान को एडजस्ट करें, कुछ पर शायद खाकान अब्बासी को ओबलाइज करें? आप इस इत्तेहाद को फ्यूचर में साथ लेकर चलने के लिए आमादा हैं या इस पर गौर खोज कर रहे हैं कि हाँ ये भी हो सकता है? हम बिल्कुल इस इत्तेहाद को फ्यूचर में आगे लेके चलने के लिए आमादा है। हम चाहते हैं कि ये जो खान साहब के विजन के मुताबिक हम जो इत्तेहाद शेप अप करना चाहते हैं, ये एक नए इलेक्शन की बुनियाद के हवाले से आगे चले। और जहां तक रह गया कि क्या आप उन्हें अकोमोडेट करेंगे इलेक्टोरली, तो वो इमरान खान साहब का जाती फैसला है। जरूर मेरे पास या पार्टी के पास पॉलिटिकल कमेटी रिकमेंडेशन तो दे सकती है ना, खान साहब को मनाया भी तो जाता है कुछ चीजों में। पॉलिटिकल कमेटी क्यों इसमें रिकमेंडेशन देगी? खान साहब खुद इस मामले को बेहतर सर वो मुशावरत तो बहरहाल वो करते ही है ना अपनी लीडरशिप के साथ, और लीडरशिप कई मामलों पे जाकर रोजाना मनाते तो है ना खान साहब को। खान साहब देखें ये हो कई ऐसे इश्यूज पे भी वो बात करते हैं जिसमें खान साहब का कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, उस पर भी तो आप जाते हैं ना बात करने के लिए। सर तो सर चलो सी अपनी मशावरत दे देंगे, खान साहब को मशवरा भी दे देंगे, चंगा मशवरा। और आपका मशवरा यही होगा कि हाँ कोई हर्ज नहीं है कि इसमें साथ में लाना चाहिए? हम ये समझते हैं कि जाती तौर पे कि पाकिस्तान और खान साहब की विजन के हिसाब से समझते हैं कि पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन की आवाजें जो सिस्टम इस वसाइल से लड़ना चाहती हैं, उनको हम आवाज होना चाहिए, उनको एक होना चाहिए। उसके लिए अगर आपको कोई माइनर मेजर कीपिंग इन व्यू, हर किसी का अपना अपना इलेक्टोरल इंटरेस्ट होता है, वो देखते हुए अगर कोई चीजें एडजस्ट हो सकती हैं तो करना चाहिए, बट सबको इकट्ठे होना चाहिए। और शाह साहब ये सारी बातें आप मौलाना की इसलिए मानेंगे कि मौलाना आपको 2025 में इलेक्शन दिला सकते हैं, सड़कों पर आएंगे, तहरीक निकालेंगे, एहतजाज करेंगे और फिर इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर मौलाना इसमें अनसक्सेसफुल रहते हैं, वो आपको इलेक्शन नहीं दिला पाते और इलेक्शन जाके फिर अगले या 2 साल 3 साल के बाद होते हैं, फिर भी आप मौलाना फजल रहमान के साथ ये इसी तरह की चीजें उनको ओबलाइज करने के लिए तैयार होंगे? देखिए सर, अभी तक मैं जो जिस तरफ डिस्कशन निकल चली है ना आपकी और मेरी, वो चीजें इन लेटर एंड स्पिरिट उस तरह है नहीं एग्जैक्ट। सर इसी बातों में तो फंसा हुआ है अलायंस, और किस चीज पे फंसा हुआ है? हाँ नहीं, तो वो इस तरह है नहीं। जो चीजें बाहर मीडिया में लीक हुई है, अभी मुझे एक और दोस्त एक टॉक शो में कह रहे थे, उन्होंने तो बहुत बड़ा क्लेम भी कर दिया कि ऐसे वो बातें ऐसे हैं। कुछ बातें हैं वो बढ़िया गल्ला नहीं ने, वो इमरान खान साहब से आती हैं गल्ला ने, अगर वो अब उस मुनासिब समझेंगे तो चलें। जो बात आपसे पहले पूछी गई है वो मैं भी पूछ लेता हूं कि क्या वाकई मौलाना ने आपसे कहा है कि इजराइल के हवाले से और कादियानियों के हवाले से तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ बयान करें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए शेख साहब के, अच्छा एक और बात जी, और ये क्यों ऐसी बातें निकल रही हैं? इमरान खान साहब से बड़ा तो प्रो पैलेस्टीनियन कोई आदमी है ही नहीं। यूएन के अंदर खान का स्टांस देख लें। अभी चंद दिनों पहले वो जो पैलेस्टाइन डे मनाया गया, जमात इस्लामी ने उसको ऑब्जर्व किया, हमारे पास आए, हम एहतजाज में थे, हमने अपना एहतजाज मौखर करके पूरे पाकिस्तान में फलस्तीन को के डे को मनाने के लिए जमात इस्लामी को सपोर्ट किया। तो ये बार बार ये इसराइल और ये वाली बात हमारे से कोई नया प्रोपेगेंडा शुरू कर रहे हैं, इसलिए कि खान तो हमेशा पैलेस्टीनियंस के लिए, मुसलमानों के लिए खान ने तो हमेशा खुल के बात की है। सर ये तो पता नहीं है कि नवा को पहन रहा है, समझ नहीं आ रही है। सवाल बार बार हो रहा है जी, कोई सवाल क्यों आया? रैशनल हो सकता है ना सर, उसमें ये हो सकता है ना मौलाना फजल रहमान को भी एक फेस सेविंग मिलेगी, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको वो बता सकते हैं कि देखिए हम आज तक जो तनकीद करते रहे पीटीआई पर वो इसलिए करते रहे और अब हमें यकीन दहानी करा दी गई है, अब इसलिए हम अलायंस कर रहे हैं। ना सर मेरी बात ये तो ऐसे ही है ना, मैं आपसे कहूं कि आप मुसलमान हैं, आप कहेंगे शेख साहब मैं मुसलमान, और ये कलमा पढ़ो, नहीं कलमा सुनाओ मैंने, तो इंसल्ट होगी थोड़ी। मतलब खान जो है वो पैलेस्टीनियन के हक में बहुत बड़ी आवाज है,
और खान साहब ने हमेशा उनके हक में बात की है, उस पर शक हमारे पे करना तो ये तो बड़ी जुल्म ज्यादती वाली गल। सही है सर। ये बताइए शेख साहब के एक आपने खत लिखा था अपोजिशन लीडर ने कौमी असम्बली के स्पीकर को, और उनसे कहा था कि एक पार्लिमानी कमेटी बनाए जो कि किसी नाम पर कंसेंसस डेवलप करे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। लेकिन आपने ये डिमांड क्यों की है? पहला मरहला तो इसका ये होना चाहिए कि आप नाम तजवीज़ करें, उन नामों पर इत्तफाक ना हो तो पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। आप अभी तक कोई नाम तजवीज़ क्यों नहीं कर पा रहे? सर वो ऐसे होता है कि ये जो नाम होते हैं ना वो एक दूसरे से कंसल्टेशन में होते हैं, और वो ये नहीं होते कि तो उसके लिए भी कमेटियां होती हैं, लोग आपस में बैठते हैं, आपस में मुशावरत करते हैं। तो हमने उस अमल को शुरू करने के लिए कहा कि आपको ऐसी कमेटी बनाएं जिसमें बैठ के हम एक दूसरे से नाम एक्सचेंज कर सकते। तो सर यानी पीटीआई ने क्या अपने तौर पर नामों का इंतखाब कर लिया है जो प्रेजेंट करने? जहां तक मेरी क़यादत से बात हुई थी, उनका खान साहब से मशवरा चल रहा है, कुछ नामों पे इत्तफाक हो गया है, कुछ नामों पे रह गया है, उसमें कोई मिक्स एंड मैच है जी, वो जैसे होगा इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। सही है सर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि फर्ज कीजिए मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहते हैं और ईद तक वो मामला हल नहीं हो पाते, पीटीआई के पास अपनी कोई स्ट्रैटेजी मौजूद है जो उन्होंने अलायंस के बगैर कुछ करना हो ईद के बाद? बिल्कुल है, बिल्कुल है। पीटीआई ने अभी तक जितनी ग्रैंड मोबिलाइजेशन की हैं वो बगैर अलायंस के की हैं, बगैर अदर पार्टीज के की हैं, और वो अनसक्सेसफुल रही है। सर देखिए हमारे देखने में तो सक्सेसफुल नहीं है। इफ वी सेड वी रीच डी चौक, वी रीच डी चौक। उन्होंने कहा तुम अटक का पुल नहीं क्रॉस कर सकोगे, ऐसी 3 बारी क्रॉस कर ले। उन्होंने कहा ये चिड़िया पर नहीं मार सकेगी, वहां पे हजारों लाखों लोग वहां पे पहुंच गए। एज फार एज वी आर कंसर्न साडा तो सक्सेसफुल सी, असि जो आख्या असि वो कीता। अगू फिर मीडिया ने की कीता या साढ़े नाल अगले ने की कीता, कताल करवाया 245 लगा के, वो एक जुल्म की रहता दास्तान है जो सदियों तक लोगों को याद रहेगी। और आप जाहिर है जो भी प्लान करेंगे इन सारी चीजों को जहन में रखते हुए करेंगे कि ये हो चुका है और ये नहीं होना चाहिए था। सर देखें, हम तो तवक्को ही नहीं करते कि हुकूमत और रियासती इदारे अपने ही लोगों पे गोली चलाएंगे, बिल्कुल तवक्को नहीं रखते, कभी ऐसे नहीं होता, ना ऐसे होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज सबका आईनी हक है और ये एहतराम रियासती और हुकूमती इदारों को करना चाहिए। सही है सर। अगरचे मैंने पहले वाले सवाल को आखिरी कहा था, लेकिन ये हतमी तौर पर आखिरी सवाल है कि क्या कोई चैनल इस्टेब्लिश हुआ है या अली अमीन गंडापुर साहब ने खान साहब को कोई पैगाम भेजा है कि खान साहब मुझे इजाजत दें कि मैं दोबारा से कोई बैकडोर राब्ता शुरू कर सकूं? क्या ऐसा कोई ख्वाहिश का इजहार उन्होंने किया? अली अमीन का कोई पैगाम खान साहब तक नहीं गया। खान अली अमीन की लास्ट मुलाकात से लेके इस मुलाकात तक वो खान को उससे मुलाकात ही नहीं करने दे रहे। अली अमीन की रिक्वेस्ट कई दफा वकला तो मिल ही रहे ना, बहरहाल वकला भी हो फ्रीक्वेंसी नहीं ना जी, रोज वाली डेटा तो नहीं पै रही है ना, वो जरा रेगुलर डेली बेसिस से हो रहा है, भी थोड़ा जा तातुल जा आ गया। वो थोड़ी सी चीजें हैं उसमें, बट लगे हुए देखें अब आजकल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वही केसेस चल रहे हैं ना, सारे केसेस इन्होंने क्लब किए हैं, और वो जिन जजेस सुन रहे थे उनसे हटा के नए जजेस के पास चले गए। पता नहीं उन्होंने की नवी प्लानिंग ने अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, पीएमएलएन के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, खुशामदीद। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। सहर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, एमएनए हैं। सहर साहब आपको भी खुशामदीद। जी फैसल साहब, बिलाखिर आपने ये फैसला कर लिया है कि आप कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, वकास अकरम शेख साहब ने ये बात की है और गौहर खान से भी उनसे मैंने कंफर्म किया था, तो वो एपीसी में तो डेफिनेटली शामिल होंगे। जो नेशनल एनएससी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी मीटिंग में तो शायद शामिल होंगे। और देखें, अगर आपने एपीसी को इफेक्टिव करना है और इसमें एक पॉलिटिकल कंसेंसस कायम करना है तो फिर तो इमरान खान साहब को एंगेज करना ज़रूरी है। देखिए इमरान खान साहब का और कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है इस वक्त है, अगर आप उसको एपीसी में, जैसे एपीएस के बाद 2014 में तमाम जमातें बैठी, धरना भी मौकूफ़ किया गया, सारा कुछ मामला ख़त्म किया गया, इस तरह से अगर इमरान खान साहब को अगर आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे उनकी अपनी जमात के ज़रिए या किसी और ज़रिए से, इसी तरह से अगर डॉक्टर मालिक को आप रखेंगे बाहर, अब्दुल मालिक साहब को बाहर रखेंगे, अख्तर मेंगल साहब को बाहर रखेंगे, अचकजई साहब को, फजल रहमान साहब, मैं बात ये करूँ कि किसी भी पॉलिटिकल आप फोर्स को और ख़ासकर इमरान खान साहब जैसी फोर्स को जो कि पूरे पाकिस्तान में
कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो मोस्ट इफेक्टिव इस वक्त आवाज़ हैं, और अगर उनको आप इग्नोर करेंगे, इंगेज नहीं करेंगे, तो ये इफेक्टिव पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा। सो इस वक्त सिचुएशन जो है वो भी डिमांड करती है कि इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लिया जाए और उनको इन सारे मामलात में। इस पर तो मगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया ना कि ये ना काबिल अमल किस्म की तजवीज़ है, ये नहीं हो सकता। नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब तो स्पॉइलर है ना, ख्वाजा आसिफ साहब हो गया, टलाल हो गया, दो चार और जो लोग हैं वो स्पॉयलर्स हैं। वो तो नहीं चाहते कि मुल्क में सर एक वज़ीर दिफा, एक वज़ीर दाखिला, जिन लोगों के नाम जी मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि दोनों जो हैं वो मुल्क में टेम्परेचर को डाउन नहीं करना चाहते। देखिए इस वक्त सिंध में पानी का मसला बहुत शदीद है, उस पर लेके पूरे सिंध में एहतजाज हो रहे हैं। वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस है, 2 सूबों में जो है वो दहशतगर्दी की फिजा है और पूरे मुल्क में पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है। देखिए इस वक्त हुकूमत जो है, चाहे वो डिफैक्टो ही है, डिजोरे हम नहीं मानते उनको, लेकिन वो हुकूमत में तो मुसल्लत हुए हैं, लेकिन उनका ये काम है कि वो कंसेंसस के लिए एक ऐसे काम करें जिसके लिए मुल्क किसी समत में लग सके। अगर हुकूमत का इस वक्त आपने जब से ये जाफर एक्सप्रेस का खासकर मामला हुआ है तो आपने देखा कि इनका जो फोकस है, एक तो इस वक्त कोई पॉलिसी हुकूमत की टेररिज्म रिलेटेड नहीं है। क्या फॉरेन पॉलिसी क्या है, अफगानिस्तान की तरफ क्या है, आपके ईरान की तरफ क्या है, इंटरनल जो मामलात हो रहे हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दुश्मन मुल्क की फंडिंग हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। तो ये सारी मामलात को हमने एड्रेस तो करना है, रूट कॉजेज को भी एड्रेस करना है। डॉक्टर मालिक साहब का और जो अख्तर मेंगल साहब है, इवन JUI के कमरान मोहसिन साहब की जो ओपिनियन है वो ये है कि आप उनसे बात करें, और ये जो लोग हैं ये सरदारों के जरिए असर नहीं है। तो ये चीजें आप उनकी जो राय है का मौक़िफ़ सर उसमें यह है ना कि अगर इमरान खान साहब की नुमाइंदगी तो हो ही रही है, पार्टी के लोग अगर सीनियर तरीन लोग शामिल हो रहे हैं तो वाई इमरान खान, उसकी वजह ना कि इमरान खान की नुमाइंदगी जो है, अब अगर आप उनसे मुलाकात ही नहीं होने देंगे, उनकी एक्सेस से रोक देंगे, तो इमरान खान साहब का जो मतमा नजर है, उनका एक विजन है, एक व्यू है पाकिस्तान में पॉलिसी टेररिज्म से मुतालिक, और वो उसका जिक्र अपने ओपन लेटर में भी कर चुके हैं। तो ये मामला जो है इमरान खान साहब से आप उनकी जो पार्टी है उनको एक्सेस तो दे, ताकि जो उनके नुमाइंदे हैं उनसे मिलके एक आपको हतमी राय तो दे सके। ये बात माकूल है आपकी, बिल्कुल सही बात है। राना साहब, ये जो तजावीज़ या चंद नाम अभी फैसल चौधरी साहब ने दिए हैं, वो कहते हैं इन लोगों को आप शामिल नहीं करेंगे तो ये शायद ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, और इफेक्टिव तो होगा लेकिन शायद उतने अच्छे रिजल्ट ना आ सकें जितने आप चाहते हैं। तो क्या हर्ज है इन तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सब लोगों को ऑन बोर्ड लाया जा रहा है, और जब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन होनी चाहिए या APC होनी चाहिए, तो उसके अंदर जो लोग जो सिंपथाइजर्स नहीं हैं दहशतगर्दों के और उनके लिए उनके साथ नहीं खड़े, तो बाकी जितने भी लोग हैं जो उनको कंडेम करते हैं उनके साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। देखें यहाँ ये भी टेस्ट है पॉलिटिकल जमातों का। देखें बहुत सारे एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं विद इन पार्टीज। अब हम पीपल्स पार्टी हमारे साथ कोलिशन के अंदर हिस्सा है, हमें सपोर्ट करते हैं, उसके बगैर गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ना एग्जिस्ट करे। लेकिन क्या ये वक्त है कि आप उन मुद्दे को आप टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेके आए? अब बिल्कुल पानी का मामला इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर रियासत का मौक़िफ़ भी आ चुका है कि किसी का भी शेर नहीं मारा जाएगा और किसी सूबे का हक तलफी नहीं होगी। लेकिन क्या दहशतगर्दी के ऊपर कंसेंसस क्रिएट करने से पहले पानी का मामला जो है वो तय पाना क्या लाजिम है? तो इसी तरीके से ये जो हम बार बार बात सुनते हैं कि जी खान साहब से मुशावरत और ये नहीं होगी, तो हम तो देखें जमात है, एक जमात अगर अहल नहीं है कि वो कोई इनपुट दे सकती है या कोई बेहतरी ला सकती है, तो ये उस जमात का कॉल है। ये हुकूमत का कॉल नहीं है कि हुकूमत जो है कन्विक्टेड क्रिमिनल के साथ जो है वो दरवाजे खोल दे और मुशावरत हो। ये तो देखिए इस वक्त राना साहब मसला ये है कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं इसमें तो कोई भी हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकती, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो। इन हालात में ना आप इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, ना कारोबार को इस्तेहकाम दे सकते हैं, ना अपने उन ममालिक को जिनकी इन्वेस्टमेंट है, CPEC, चाइना इस वक्त परेशान है। तो आप कौन सी हुकूमत परफॉर्म कर सकती है इन हालात में? तो ये तो आपकी हुकूमत की और इनफैक्ट मुल्क की जरूरत है कि किसी तरह से मामला को चलाएं। तो हम तो कंसेंसस कर रहे हैं। APC की बात प्राइम मिनिस्टर ने की,
इसी तरह अब जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होने जा रही है, बड़ी खुशाइन बात है कि इस फोरम को जो है, जो ऑपोजिशन लीडर है, जो ऑपोजिशन की रिप्रेजेंटेशन है, वो इस इंपॉर्टेंट फोरम में होगी और इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी। यही चीज बढ़ना है। अब इसको आप मुतनाज़ा बनाएं इस बेसिस के ऊपर कि 10 चीजों पे जिसके ऊपर हमारे इख्तलाफात हैं कि उनको आप टेबल पे ले आएं, तो इसका मतलब है वो जमातें जो हैं वो दहशतगर्दी के हवाले से या नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कंसेंसस डेवलप करने में इंटरेस्टेड नहीं है और आज भी वो फितने का किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं हमें लिहाज करना चाहिए। मुल्क के अंदर दहशत के बाद कंसेंसस हो जाएगा। जिस किस्म की गुफ्तगू राना साहब कर रहे हैं, क्या ये हुकूमत की तरफ से इस किस्म की गुफ्तगू के बाद कंसेंसस होगा या आप सुलह सफाई की बात करेंगे? मसला ये है कि इनको इनएक्सपीरियंस लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि इनकी इस वक्त जिम्मेदारी क्या है। सही है। ये जल्दी पे तेल डाल रहे हैं और परसों से आपने देखा है कि इनके अंदर एक फितना ग्रुप है जो कि किसी किस्म के मामलात को हल होने की तरफ जाने ही नहीं देना। राना साहब, अगर आप ये समझते हैं कि ये फितने को हवा दे रहे हैं, दहशतगर्दी के कॉज बन रहे हैं पीटीआई के लोग, फिर इनको दावत ही क्यों दी गई है कि ये इसमें आए? फिर तो इनको ये आना भी चाहे तो नहीं आने देना चाहिए। देखिए, मैंने तो नहीं कहा कि पीटीआई फितना बन रही है। मैं तो कह रहा हूं अगर वो 10 जो अगर नहीं सुने, अगर 10 जो इख्तलाफात हैं, 25 इख्तलाफात हो सकते हैं, 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन आज जो डिस्कशन है वो दहशतगर्दी पे ऊपर है। अगर आप उन 100 इख्तलाफात को टेबल पे ले आए कि भाई पहले इनका हल कर दें, या हम ये चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं, पहले ये हल निकाल लें, तो वो तो फिर आप ऑब्वियसली इसको डीरेल करना चाह रहे हैं ना। आप सीरियस ही नहीं है, दहशतगर्दी के ऊपर आप अपनी सियासत चमका रहे हैं। तो इसके ऊपर देखें, मैं समझता हूं कि एक बड़ी खुशाइन बात है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ऑपोजिशन की रिप्रेजेंटेशन होगी। उनको चाहिए है वो अपनी तैयारी करके जो उनके ख्याल में इस मुल्क का आगे लायबल होना चाहिए वो आगे लेके आए और उसके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन होगी, एक कंसेंसस, और फिर इसी तरह हम एपीसी की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको मुतनाज़ा ना बनाएं खुदा के लिए। बिल्कुल सही। अपनी जो लेफ्ट राइट सेंटर जो शरायत जो आप पहले भी ये करते बिल्कुल सही है। चले इसमें सर अब बिल्कुल ठीक है। सैर कामरान साहब, अब इसमें जो तजवीज़ जो मिसाल बल्कि फैसल साहब ने दी है 2014 में जब एपीसी का वाक़या हुआ था, तो उसमें से एपीएस का वाक़या इनफैक्ट, तो उसमें हमने ये देखा था कि तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लाया गया, धरना ख़त्म हुआ, इमरान खान को साथ बिठाया उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने। तो क्या आप नहीं समझते कि एक ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त भी है और ऐसी ही ज़रूरत मुल्क की ये भी है कि सबको इकट्ठा बिठा दिया जाए? देखिए, बात यह कि नेशनल सिक्योरिटी सुप्रीम है। आज जो हालात हैं मुल्क के अंदर कि एक दिन में एक से ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के मुख्तलिफ नौइयत के, तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आपसी इख्तलाफात एक तरफ करके एक कंसेंसस डेवलप करें। कम से कम एक नुक्ता तो है कौमी सलामती का जिस पर हम सब मुत्तफ़िक हों। मेरे ख्याल में हम सबको एहतियात भी करनी चाहिए ऐसी गुफ्तगू से जो कि माहौल को ख़राब करे। और मैं ख़ुसूसी तौर पर जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि आपने 2014 का जिक्र किया, हम पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी और जब भी नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर बातचीत शुरू हुई तो हमारे कुछ मेंबरान को बड़ी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, लेकिन उस वक्त सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की एक हमें जो है डायरेक्शन थी कि आपके मुल्क को इस वक्त ज़रूरत नेशनल यूनिटी की है, आपके मुल्क को इस वक्त ज़रूरत नेशनल एक्शन प्लान की है, इस पर किसी किस्म का डिसएग्रीमेंट नहीं करें, आप आएँ बैठें और पाकिस्तान के लिए एक हों। आज क्या होना चाहिए? आज भी यही होना चाहिए कि पाकिस्तान खपे। आज भी यही होना चाहिए कि पाकिस्तान, जो ये सिचुएशन एक दफ़ा नहीं हुई, ये सिचुएशन 2007 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद भी थी। लेकिन उस वक्त देखेंगे लीडर के ऊपर होता है कि लीडर किस तरीके से सबको साथ लेके चले और एक कंसेंसस सिचुएशन डेवलप करे। लेकिन मैं इसके साथ साथ अपोजिशन को भी कहूँगी कि जिम्मेदारी का सबूत सबको देना है। मुझे बहुत अफसोस के साथ याद कराना पड़ रहा है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो कौमी सलामती के अहम तरीन इजलास में इमरान खान का बैठना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, ऑपोजिशन तो सारी आके इकट्ठी होकर बैठ जाती थी। और आज भी हम ये देख रहे हैं कि आप क्या पैगाम दे रहे हैं दूसरे मुल्कों को, आलमी दुनिया को, अपने मुल्क के अवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हमारे पैटी डिफरेंसेस, हमारी जो है वो पॉलिटिकल गेन्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के से ज़्यादा नहीं। इस वक्त हमें इकट्ठे होना है क्योंकि देखिए उस वक्त तक हम दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते जब तक कि हमारी नेशनल यूनिटी ना हो, जब तक हमारी सोचों के अंदर एक कंसेंसस ना हो। अभी आप देखें क्या हुआ, एक तरफ जो है इतना बड़ा वाक़या हुआ जाफर एक्सप्रेस के हाईजैकिंग का, दूसरा ये हमारे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे सिविलियंस वो दे आर मार्टर्ड, उनकी जानों का नजराना दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है एक वॉरफेयर चल रही है सोशल मीडिया पे
ठीक है, एक जंग जारी है, एक नफरतों को फैलाया जा रहा है। तो ये किस वजह से, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर आज ये फैसला हो गया कि एक जो है पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा ब्रीफिंग होगी, तो उसमें तो पार्लियामेंट के मेंबर्स ही होंगे ना, उसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स। लोग सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं, रियासत भी तो मतलब हुकूमत जो है वो इत्तफाक किए हुए है कि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बयानबाजी कर दे, उन लोगों को पकड़े, गिरफ्तार करें, कानून के कटहरे में लेकर आए। कौन बहुत अहम नुक्ता उठाया है। मैं हुकूमत से भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी फायरवॉल लगती है, आपके सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, आपका पीका लॉ आता है, दहशतगर्दों के पैगामात नहीं रुकते, उनकी पोस्ट नहीं रुकती, उनके मरासले नहीं रुकते, उनका प्रोपेगेंडा नहीं रुकता, चाहे बैरूने मुल्क से हो रहा हो। कहाँ गई आपकी फायरवॉल? ये सवाल का जवाब तो राणा साहब देंगे, लेकिन ये सब बिल्कुल सही है। ये लेकिन एक चीज जिसको मैं इसको क्लियर कर दूं कि कल जो कौमी सलामती का इजलास हो रहा है उसमें पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, उसमें कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उसके अंदर जो पार्लियामेंट में मेंबर्स बैठे उनके लिए जो है लेकिन खुसूसी तौर पर वो नहीं, मैं देखिए, चलिए एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जब हो उसमें यकीनन तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, वेदर दे आर इन द पार्लियामेंट और वेदर दे आर नॉट इन द पार्लियामेंट, सबको बिठा के सबको एतमाद में लेना, सबकी बिल्कुल ठीक है, एक बाहमी एतमाद के साथ पॉलिसीज बनाना बहुत फैसल चोई साहब, एक तरफ तो आप ये डिमांड कर रहे हैं कि जी जो भी कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जो हिकमत अमली पॉलिसी हुकूमत बना रही है, इमरान खान को उसमें शामिल किया जाए। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एक इंस्पेक्शन के लिए कमीशन बनाया गया था। वो कमीशन अडयाला जेल में 3 घंटे बैठकर आ गया और उसको वहां पर इमरान खान से मुलाकात करने की नहीं दी गई। तो आप ऐसे में ये तो इस तरह की तवक्को रखना कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा, ये तो फिर खुद फरेबी के मुतरादिफ होगा शायद। देखिए, अनफॉर्चुनेट बात है कि आप अदालत के अहकाम जो हैं वही आपने उड़ा दिए। जो कमीशन है परसों अदालती अहकाम के मुताबिक गए और उन्होंने वहाँ से मिलना था, वो एक छोटी सी कन्फ्यूजन थी क्योंकि इमरान खान सबसे मीटिंग के बाद दूर हो सकते हैं और वो कोई बात इस तरह से कर ही नहीं पाती हैं अपनी आज़ादी के साथ, वो चाहते भी हैं तो नहीं हो पाता। तो ये इस तरह से फ्लाउटिंग जो ऑर्डर्स की हो रही है, मैंने उससे अर्ज़ किया कि इस किस्म के इस सिचुएशन में भी अगर यही आपका है तो आप फिर इकट्ठा होने के जो बातें कर रहे हैं, जो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो उसके लिए तो ज़्यादा बड़ा जो CBM है तो गवर्नमेंट को करना है। तो गवर्नमेंट जब तक अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी नहीं करेंगे तब तक ये कैसे तोक़ो कर सकते हैं कि कंसेंसस होगा। यानी एक साइड पे आप इमरान खान साहब से अदालती अहकाम के मुताबिक कमीशन को भी मिलने नहीं देते और दूसरी साइड पे आप जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कंसेंसस हो जाएगा। ऐसे तो नहीं हो सकता। आपको कुछ करना का आप ताली दो हाथों से बचती है, इट टेक्स 2 to tango। आज भी आप देखें कि फोकस क्या है कि कोई PTI के कोई भी जो है पार्लियामेंटेरियन वो अपने घर ना जा सके, वो अपने बैठ ना सके, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आपने उठा लिए। आप ये नफरत फैला नहीं रहे, नफरत है, ये हकायक है। आपने इस चीज़ को फेस करना है और इस पे आपने वो एक्शन करने हैं जिससे ये कम हो सके। आप इस चीज़ को अगर आप हिब्बुल वतनी की चादर के नीचे छुपाना चाहते हैं तो नहीं छुपेगा। अब मामला 2014 वाले नहीं हैं असद, अब 2025 है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो PTI के साथ रियासती जबर रवा रखा गया है, उसका रिएक्शन है लोगों में। और यकजहती जब कराने जा रहे हैं तो फिर आगे जो गुफ्तगू आपने हुक्मरान जमातों की, उनके वज़रा की तकरीरें आपने सुन ली, आपने उनके नुमाइंदों की गुफ्तगू सुन ली, जो तलखी वो पैदा करते हैं अपनी गुफ्तगू से, बजाय इसके कि मरहम रखें या आप जो PTI के एक्टिविस्ट हैं, हमारी फीमेल कारकुनान के साथ जो हुआ, जो चादर का तकद्दुस पामाल हुआ, जो आपने पार्लियामेंट एरियाज उनकी फैमिली उनके बच्चों के साथ जो किया है, आप उनको कैसे कह सकते हैं कि वो एक लहजे में भूल जाए। राणा साहब, 2-3 चीजें अब आपके लिए आ गई हैं, इसका जवाब मैं चाहूंगा आप दे दें, मगर एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान साहब, अभी एक बात तो शहर कामरान साहबा ने ये की है, वो कहती हैं कि जी आप पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीरें तो कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत प्रोपेगेंडा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन आपके पास तमाम तरह के लॉज मौजूद हैं, पीका भी आ गया है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायर वॉल्स भी आपने लगाई हैं। तो फिर इन लोगों को, कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए हैं, कितने लोगों को उठाया गया है, इन मुकदमात बनाने के बाद और कानून के कटहरे में लाया गया है, ये क्यों नहीं हो पाया? देखिए, ये तो वर्क इन प्रोग्रेस है। मेरे ख्याल से जो अदारे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है वो अपनी कार्रवाई जो है वो एज पर कोई उनके नॉलेज में आता है तो वो तो कर रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई नहीं कह रहा कि ऑपरेशन इसका हल है। जो नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात हैं
उसके अंदर बहुत सारे निकात हैं जो ऑपरेशन से बालातर हैं। उसके अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, जो आपके टेररिज्म के जो पर्चे हैं या जो अदालती मामलात हैं उनको एक्सपेडाइट कराना है, वहाँ मामलात को ठीक करना है। बलूचिस्तान का रिकन्सिलिएशन का एजेंडा है, उसके अंदर मदारस की रजिस्ट्रेशन है और उसके अंदर और दीगर चीज़ें हैं। इकोनॉमिक आपकी इंटीग्रेशन है, सोशल कोहेजन है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो होंगी तो हम दहशतगर्दी से काबू पाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत तासुर है अगर कोई ऐसा दे कि जी ऑपरेशन इसका हल है। कतई तौर पर नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना भी लाजिम है और उसके साथ के बाकी इक़दाम करना भी लाजिम है। तो जब हम दहशतगर्दी के सलूशन की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर जो सबसे चीज़ जिसकी आज तयन करने की ज़रूरत है कि जहां बॉर्डर सिक्योरिटी का एक रोल है, उसी तरह लॉ एनफोर्समेंट का रोल है, उसी तरीके से आपकी CTDs का रोल है, उसी तरीके से आपकी डेवलपमेंट है, आपके और दीगर जो मैंने मामलात कहे हैं, तो वो रोल किस हद तक जिनकी जिम्मेदारी है वो अदा कर रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान की हुकूमत हो, पंजाब की हुकूमत हो, KPK की हुकूमत हो, क्या वो किरदार अदा किया जा रहा है सूबाई लेवल पे, वफाकी लेवल पे जो जिम्मेदारियां जिसकी की हुई हैं, तो तभी हम किसी सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे ना। तो हमें देखें, मैं फिर ये गुजारिश करूंगा कि बहुत सारा टाइम है कि हम पानी को डिस्कस करें, हम PTI के जो कारनामे हैं 9 मई के जिसकी वजह से वो ज़ेर ताब हैं उनको डिस्कस करें। लेकिन इस वक्त जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो सिपाही हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो अपना लहू बहा रहे हैं और दहशतगर्दी जो है वो एक तूल पकड़ रही है। तो उस मुद्दे के ऊपर हम डिस्कशन करें, बजाय के डिस्कशन जो है वो इस चीज पे हो कि खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही तो फलाना नहीं। लेकिन सर हुकूमती जमातों का भी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशंस हैं वो भी तो थोड़ा हैरान कुन है। मतलब मैं ये सवाल सैर कामरान साहबा के सामने रख देता हूँ। राब्ता कमेटियों का इजलास हुआ है पीपल्स पार्टी और PMLN की, और उसमें क्या शिकवे शिकायतें हुई हैं कि जी आपने सदर जरदारी साहब आए थे तो उनको रिसीव नहीं किया। उन्होंने कहा जी आपके गवर्नर जो है वो हम पर तनकीद क्यों करते हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब पे। फिर कुछ हलकों के लिए उन्होंने मांगे हैं, फंड्स मांग लिए हैं। उन्होंने कहा कि जी जो आपके मुंतखब हैं सिर्फ उनको देंगे, बाकियों को नहीं देंगे, डेडलॉक बरकरार है। फिर ये पावर शेयरिंग का फॉर्मूला आपका बन नहीं पा रहा। फिर जो एक और मसला आपका ये था कि आपने जो है वो पंजाब में अपना जो वजारतें मांग रहे हैं वो कहते हैं फिर सिंध में हमें वजारतें दे। तो टॉपिक्स हुकूमत की जमातों के टॉपिक्स क्या हैं, होने क्या चाहिए आज और हैं क्या? देखें, बात ये है कि आप सर मैं अगर सैर साहबा से जवाब ले लूं फिर आप देखिए, बात ये है कि आप तो चीज़ों को मिक्स ना करें, ठीक है। दो ये जब आप अभी जिस मौजू की बात कर रहे हैं उस मौजू का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ताल्लुक नहीं है, लेकिन आज के हालात आज के हालात आपकी तरजीहात का अंदाजा तो होता है ना। नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने अपने जो खिताब जो जॉइंट सेटिंग के साथ था, उन्होंने उन तमाम अवामिल का जिक्र किया जो आज के चैलेंजेस का हल निकाल। मैं सदर ज़रदारी के खिताब की बात नहीं कर रहा, मैं तो राब्ता कमेटियों के इजलास की बात कर रहा हूं। देखिए, राब्ता कमेटी का इजलास जो है वो इंटरनल उन इश्यूज के ऊपर है जो कि दोनों जमातों ने आपस में तय करने हैं, जो दो सूबों के मुतालिक हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है वी आर नॉट सेंसिटिव टू द नेशनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आगे बढ़ के नेशनल सिक्योरिटी को सुप्रीम समझा है, पाकिस्तान की कौमी सलामती को सुप्रीम समझा है। ना सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने जिस तरीके से एक बहुत अच्छा खिताब किया, जिसकी जो है तायीद जो है PTI ने भी की। बात गुफ्तगू अच्छी भी हो सकती है, मशवरे अच्छे भी हो सकते हैं, एक डायरेक्शन भी तय हो सकती है। लेकिन आप अगर आप उसको ये कहेंगे कि क्योंकि नेशनल कौमी सलामती का मसला है, देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि अगर हम पानी की बात करते हैं तो आपको ये भी देखना है कि आपको छोटे सूबों को महरूमियों से बचाना है। एक जो है आपको उन जो है ना मामलात को भी देखना है। अगर हम ये कहते हैं कि डेवलपमेंट तमाम जो है सूबों के अंदर यकसा होनी चाहिए, तो हम सही कहते हैं कि भाई आपने मोटरवेज पंजाब से बनाई, अगर आप पोर्ट सिटी से बनाते, अगर आप गवादर से बनाते, तो आज जो है सिचुएशन बलूचिस्तान की भी मुख्तलिफ होती। आप अगर ये हम ये कहते हैं कि जी पानी की मुनसिफाना तकसीम हो, तो आप एक सूबे के जो है जो सरसब्ज ज़मीनें हैं उनको बंजर करने से हम बचाना चाहते हैं। अगर आप उनसे उनका रोजगार ले लेंगे, आपकी पॉलिसी सस्टेनेबल नहीं होंगी। आप जो है एक टॉप वीट प्रोड्यूसिंग मुल्क से लेके आप जो है दोबारा इंपोर्टर बन जाएंगे। आप जो है अपने जो है डोमेस्टिक कपास के ऊपर 18% जो है वो ड्यूटी आयद कर देंगे और इंपोर्ट्स पे गुजारा करेंगे। आप जो है ना इन ये मामलात आप तो इस पे मामलात पे भी तो बात करने की जरूरत है ना। अगर हम इन मामलात पे बात नहीं करेंगे तो फिर महरूमियां बढ़ेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। देखिए, इन मामलों पे बिल्कुल बात होनी है। ये मामला हो रही है। देखिए, अभी तो ये बात हो रही है हमारे फंड्स दे दो, हमारे जो मुल्तखब एमएलए हैं उसके अलावा जो सेकंड नंबर पे रहे उनको भी फंड्स दे दो। अभी तो फंड्स की बात हो रही है। हम सेंसेशनल रिपोर्टिंग के आदी हैं, हम सेंसेशनल। आप क्या ख्याल है कि संजीदा
संजीदा दो जमातें नहीं, दो संजीदा जमातें मिलकर सिर्फ ये बात कर रही होंगी, वो अहम तरीन इशूज के हम पार्लियामेंट में नहीं उठा रहे। पानी का इशू मैं तो आज सुबह भी ये इशूज जो है, जब मेरा क्वेश्चन था ट्रेड डेफिसिट पे, मैंने तब भी इस बात को रेज किया है और गवर्नमेंट को बोला है कि भाई आप सिर्फ जो है बोरोइंग के ऊपर, आप सिर्फ जो है वो जो है फिगर्स के जो है वो मैनिपुलेशन के ऊपर जोर ना दें, आप ऐसे हकीकी इकदाम करें जिससे जो सस्टेनेबल हो। आप ये ना करें कि आप जो है लोकल बैंक से $9 बिलियन जो है एक साल के अंदर लोन लें और फिर बताएं कि आपके पास जो है कैश सरप्लस है। ये सब ना करें। हम इंडिकेट करते हैं ये तमाम तरीन अहम तरीन मामलात को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर छोटे सूबों के कुछ खदशात हैं या अगर हमारे पंजाब के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको आप बिल्कुल डिनाई कर दें। अगर PMLN का वजूद है सिंध के अंदर, तो उनको तो सियासी सरबराह नहीं मिला, बशीर मेमन साहब को ढूंढ के उनको लाना पड़ा। आई डोंट वांट टू से दीज थिंग्स। मैं कहती हूँ इस वक्त मेरी तरजीह सिर्फ मेरी पार्टी की कौमी सलामती है, सिर्फ कौमी सलामती है। इस वक्त हम मुल्क में अमन देखना चाहते हैं और मैंने कहा ये आज की बात नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दहशतगर्दी को ललकारा, आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, उन्होंने सूबों को उनके इख्तियारात दिए, उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर महरूमी के अजाले के लिए अखाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान की बात की। अभी भी उन्होंने अपने मुश्तरका इजलास से खिताब के अंदर ये कहा है कि तमाम सूबों के अंदर हमारी में या तो आप कहेंगे वो हमारी नहीं है, तो फिर तो बात समझ आती है। जो हुकूमत के पास जो वसाइल है, हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। दहशतगर्दी का मुकाबला सिर्फ एक सूबाई हुकूमत से कर सकती है। हम केपी की हुकूमत को भी नहीं कहेंगे। आपने एहसास महरूमी का जिक्र किया, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं, मैं दहशतगर्दी की बात नहीं कर रहा। महरूमी हम रिसोर्सेज की एलोकेशन जी ठीक है। फैसला साहब कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। कब तक आप टालते जाएंगे? बिल्कुल सही। इसका जवाब तो अभी राणा साहब देंगे, लेकिन फैसला साहब ये मुल्क में एक एतमाद की फजा कायम करने के लिए तमाम आईनी इदारों का अपने यानी जो उनकी आईनी जिम्मेदारियां वो पूरी करना जरूरी है। अब एक इलेक्शन कमीशन है, उसके लिए आपने एक खत लिखा था ऑपोजिशन लीडर ने कि स्पीकर साहब जो है पार्लिमानी कमेटी कायम करें, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता, और उसके लिए उन्होंने जो है वो राय मांग ली है, कानूनी राय। आपकी ये डिमांड सही है क्या? क्योंकि पहले तो आपका डिसएग्रीमेंट होगा तो पार्लिमानी कमेटी बनेगी, आपने अभी तक कोई नाम ही फ्लोट नहीं किए। देखिए, ये सबसे पहले दो बातें मैं जो सर कामरान साहब ने की हैं, उन्होंने कहा कि फिगर मैनिपुलेशन यानी मैनिपुलेटेड फिगर्स है, फिगर फजिंग है हुकूमत जो कर रही है, और फिर फॉर्म 47 की हुकूमत की तस्दीक गवर्नर पंजाब ने भी की। तो ये पीपल्स पार्टी जो है वो नाना करते हुए सच तो थोड़ी बहुत बोलती है। तो बात जो आप बात कर रहे हैं, हाँ थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस जहाँ जितना वारा खाता है। तो इसको ये है कि ये पार्लिमानी कमेटी जो है ये नाम जो है स्पीकर मांगते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक टेक्निकली स्पीकिंग तो अगर किसी भी अहदेदार में रत्ती भर भी उनका टेनर ख़त्म हो गया है वो चले जाएं। पाकिस्तान को जो आज सिचुएशन है पाकिस्तान में, उसकी बुनियादी और एक जो ज़िम्मेदारान है वो इलेक्शन कमीशन है, उसके मेंबरान हैं जिन्होंने इलेक्शन फ्रॉड किया। इलेक्शन फ्रॉड को काजी फ्रॉड हिस्सा ने कवर किया और अक़लियत को अक्सरियत पे मुसल्लत किया। अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। अब हमने जो पार्लिमानी जो लेटर लिखा था उसमें हमने यही कहा था कि आप पार्लिमानी पार्टी बनाइए ताकि फिर उसके आगे जो है वो नाम फ्लोट किया जा सके। तो स्पीकर साहब ने हस्बे मामूल जो है वो इस दुआम देते हुए अपने इक़्तिदार को जो है, आपको ये भी ये जो अभी राणा साहब बड़ी बढ़ के बातें कर रहे हैं ना, तो इशू ये है कि आपने जब हिंदुस्तान हम पाकिस्तान पे हमला करने वाला था तो इनके अपने ट्रैक रिकॉर्ड क्या थे? इनके अपने ट्रैक रिकॉर्ड एक बायसे शर्म है। इनके अपने ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी के ऊपर, ये खालिद जावेद लतीफ़ ने कहा था कि अगर मियाँ साहब ना हुए तो पाकिस्तान हमें नहीं खपे। ये बात जावेद लतीफ़ ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं है? इन्हीं के पार्टी के बंदे हैं ना, इन्हीं के पार्टी के लीडर हैं। तो ये बातें इन्होंने की हुई हैं। ये दूसरों के ऊपर उंगलियां करते हैं तो अपने गिरबान में भी झांकें। ये जो चीज़ें करते रहे हैं पाकिस्तान में, इन्होंने उसामा बिन लादेन से पैसे लेके बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद किया। ये तो मजबूर है, हम तो मजबूर नहीं हैं। पीपल्स पार्टी की कोई मजबूरी होगी ना इस वक्त जरदारी साहब की, हमारी तो कोई मजबूरी नहीं तारीख को बयान करते हुए। हाँ, इस वक्त जो है उस वक्त इन्होंने वहां जहां से पैसे लिए, जरदारी साहब के ऊपर जरदारी साहब की जुबान किसने काटी? वो कह रहे हैं मजबूरी नहीं है, मुफाहमत है। मुफाहमत भी मजबूरी होती है। वो तो इनके सदर साहब ने कहा हमारी मजबूरी है, हम क्या करें? नहीं, बेनज़ीर साहिबा खुद जद्दा आई थी और नवाज शरीफ साहब से मिली थी, उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था। देखिए आगे भी बढ़ना है, हर वक्त दुश्मनियां और इंतकाम को लेके आप नहीं रख सकते। वरना सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 10 शहरों में, आपको पता है पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ? पहली दफा सिंध में 10 शहरों में इनके सदर के मुझे बताया गया है
कि जी उनके वो हुआ है, आग लगाई गई है फिगीज को। इस कदर नफरत है, इस कदर गुस्सा है पीपल्स पार्टी को मजबूरी के तहत। और इसकी जो है जरदारी साहब ने जो है खुद अपने ऑफिस में बैठ के कहा बना लो नहरें। यार आप कोई तो मतलब कोई लोगों से कोई ऑनेस्टी भी तो बंदा होती है, इतने बड़े अहदेदारान हैं उनसे बंदा तो कर रखता है कि ये सही है। बिल्कुल ठीक है। चलें राना साहब, आप 2-3 चीजों का जवाब दे दीजिएगा। एक तो ये स्पीकर साहब क्यों इनिशिएट नहीं कर रहे, क्यों नाम नहीं मांग रहे ओपोजिशन लीडर से, और फिर उन्होंने पार्लिमानी कमेटी बनाने का कहा है कि जी अगर आप पार्लिमानी कमेटी के सामने रखना चाहते हैं तो उस पर भी जो अयाज सादिक साहब हैं वो उसके लिए तैयार नजर नहीं आते और समझते हैं कि इस पर पहले कानूनी राय दरकार है। फिर आपने जो सीसीआई का इजलास है वो सहर कामरान साहब ने शिकवा किया कि वो नहीं हो रहा है। फिर अवाम के कुछ शिकवे भी हैं, एक सोलर पॉलिसी आप लेकर आए हैं, मैं 3-4 चीजें इकट्ठी आपके सामने रख रहा हूं, वो उस पर भी बहुत सारे लोगों के तहफुजात हैं। पेट्रोलियम लेवी आपने 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी है और अवाम को जो रिलीफ देना था वो नहीं दिया और उससे आप 7 अरब रुपए इकट्ठे करेंगे। तो सर ये जो है वो इससे हुकूमत के खिलाफ जो शिकवे हैं वो बढ़ते नहीं जा रहे हैं? देखिए, मैं तो समझता हूं कि जो पार्लिमानी कमेटी का मामला है वो तो स्पीकर साहब ही उसका बयान कर सकते हैं। देखिए तो पानी का मामले के ऊपर तो हमारा यही बुनियादी मौकफ है और सीसीआई का इजलास भी इस पे हो जाएगा और कोई किसी का हक तलफी नहीं। जो सोलर की बात है, देखें सोलर के ऊपर जो मिनिस्टर हैं पावर के, उनके वो आ रहे हैं टीवी पे, वो बयान दे रहे हैं कि सोलर के ऊपर जो है, जो लोग सोलर नहीं लगा रहे उनके ऊपर तो एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं डाली जा सकती ना। और अभी भी जो पे बैक है उसको एक मुनासिब किया गया है कि जहां वो 1.5 साल या 1.25 साल का पे बैक था उसको 3-3.5 साल पे लेके गए। तो आज भी सोलर जो है वो मुनाफे में है, अगर सोलर आप नेट मीटरिंग पे है वो मुनाफे पे है, लेकिन उन चीज़ों को रैशनलाइज किया गया है जिसकी ज़रूरत थी। सोलर को बिल्कुल डी इंसेंटिवाइज नहीं किया जा रहा। और हमने देखें बात ये, पाकिस्तान एक सोलर रेवोल्यूशन से गुजरा है, कोई 10-11 हज़ार मेगावाट के सोलर पैनल इंपोर्ट हो चुके हैं। तो हमने जो है इस एक बड़े इकदाम के बाद आपने पॉलिसी रिव्यू करना है और आपने देखना है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो उसको आपने ट्वीक किया है। उसके अलावा आपका क्या सवाल था? सर ये पेट्रोलियम लेवी आपने 10 रुपए बढ़ा दी है, उसे अब मैं फिगर्स देख रहा था कि हुकूमत को एक माह में 100 अरब रुपए की आमदन इससे होगी। तो ये कुछ रिलीफ शेयर कर लेते आवाम के साथ, कुछ हुकूमत अपनी आमदन कर लेती, लेकिन आपने बिल्कुल रिलीफ शेयर नहीं किया। देखिए रिलीफ तो 100% शेयर करते रहे हैं पिछले 1 साल के अंदर, और ये तो 320 के ऊपर जो है वो 300 तक पेट्रोल पहुंच चुका था, अब तो तकरीबन 250 के ऊपर खड़ा है। तो रिलीफ तो शेयर किया जा रहा है, फिर इन्फ्लेशन भी नीचे की तरफ आई हुई है। देखें अभी तो सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज तो बिजली का आने वाला है, तो मेरे ख्याल से हमें उसका इंतजार करना चाहिए। आखिर 1-2 ही तरीके, या आप रिलीफ जो है वो कर्जा लेके दे दें, और वो रिलीफ नहीं है, वो तो बल्कि सूली पे चढ़ाने के मुतरादिफ है वो रिलीफ, या आप रिलीफ जो है वहां दें जहां से आप थोड़ा सा ले लें और दूसरी तरफ आप रिलीफ दें जहां ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट है। तो हुकूमत उस तरफ जा रही है, जो सस्टेनेबल चीजें हैं वो हम करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह बिजली का रिलीफ आएगा तो वो एक ठंडी चलें, सहर कामरान साहबा के इस मिसरे के साथ ही प्रोग्राम को खत्म करते हैं कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ये इन्होंने मिसरा दिया है। बहुत शुक्रिया राना साहब, सहर साहब आपका भी शुक्रिया, और फैसल साहब आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।